अफ्रीका के सबसे बंद और रहस्यमय देशों में से यह एक। एरिट्रिया में पठार, ऊंची चोटियां, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल जैसे विशिष्ट अबिसिनियाई भूदृश्य हैं और लाल सागर के किनारे स्थित इसके खूबसूरत समुद्र तट भी हैं। एरिट्रिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार है। नंबर 1, एरिट्रिया दुनिया का 99वां सबसे बड़ा देश है। कीप के एरिट्रिया उत्तर पश्चिमी में चौड़ा है और दक्षिण पूर्व में एक संकरी पट्टी में सिमट जाता है। इस देश में हनीश द्वीप समूह और डल्लाक द्वीप समूह भी शामिल हैं, जो लाल सागर में स्थित 100 से अधिक छोटे बंजर और चट्टानी द्वीपों का समूह है। एरिट्रिया का कुल क्षेत्रफल 17,600 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया से थोड़ा छोटा बनाता है। नंबर 2, एरिट्रिया 3 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। एरिट्रिया के दक्षिण पूर्व में जिबूती, दक्षिण में एथियोपिया और पश्चिम में सूडान स्थित है। नंबर 3, एरिट्रिया की कुल तट रेखा 2,234 किलोमीटर है। एरिट्रिया की मुख्य भूमि के उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में लाल सागर के साथ 1,151 किलोमीटर की विस्तृत तटरेखा है, जबकि देश के द्वीपों की तटरेखा 1,083 किलोमीटर है। नंबर 4, एरिट्रिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट सुवारा है। देश के दक्षिण में एरिट्रियाई उच्च भूमि में स्थित माउंट सुवारा की ऊंचाई 3,018 मीटर है। नंबर 5, एरिट्रिया का सबसे निचला बिंदु समुद्र तल से 75 मीटर नीचे है। एरिट्रिया का सबसे निचला बिंदु अफार अबसाद में स्थित कोलाल झील पर है। समुद्र तल से 75 मीटर नीचे स्थित अस्सल झील अफ्रीका के सबसे निचले बिंदुओं में से एक है। नंबर 6, एरिट्रिया में 3 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एरिट्रिया के 3 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। शीतोष्ण क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से मध्य उच्च भूमि शामिल है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी ढलान और पश्चिमी भूभाग के साथ साथ उत्तरी उच्च भूमि का कुछ भाग शामिल है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी निचले मैदानों के साथ साथ लाल सागर तट शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु का पैटर्न अलग अलग है, जो मुख्य रूप से स्थलाकृति में अंतर के कारण होता है। शीतोष्ण क्षेत्र समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इस क्षेत्र का वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र 700 मीटर और 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां वार्षिक तापमान 16 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की विशेषता गर्मियों में अत्यधिक गर्म तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक और अपेक्षाकृत ठंडा तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 7, एरिट्रिया का नाम लाल सागर से पड़ा है। एरिट्रिया के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि देश का नाम विदेशी मूल का है। एरिट्रिया का नाम प्राचीन ग्रीक शब्द एरिथ्रोथलोसा से लिया गया है, जिसका अर्थ है लाल सागर। नंबर 8, एरिट्रिया कभी प्राचीन अक्सुम साम्राज्य का हिस्सा था। अक्सुम एक शहर और एक राज्य का नाम था, जो मूल रूप से वर्तमान उत्तरी इथियोपिया, तिग्रे प्रांत, जिबूती और एरिट्रिया का क्षेत्र है। यह राज्य दूसरी शताब्दी के आरंभ से लेकर 10वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा और इसकी शासन व्यवस्था अक्सुम शहर में केंद्रित थी। किंवदंती के अनुसार अक्सुम को वाचा के संदूक का विश्राम स्थल माना जाता है। 3री से 6ठी शताब्दी के दौरान अपने चरम पर अक्सुम साम्राज्य को विश्व की अग्रणी शक्तियों में से एक माना जाता था। यह दक्षिणी लाल सागर के दोनों किनारों तक फैला हुआ था और प्राचीन भारत और रोमन साम्राज्य के बीच सभी समुद्री व्यापार को नियंत्रित करता था। हालांकि 7वीं शताब्दी से मुस्लिम अरब व्यापारियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अक्सुम का पतन शुरू हो गया। नंबर 9, एरिट्रिया कभी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। लाल सागर तट पर अपने रणनीतिक और वाणिज्यिक महत्व के कारण एरिट्रिया पर कई शक्तियों का अधिकार रहा। 16वीं शताब्दी के मध्य में ऑटोमन तुर्कों ने दलक द्वीप समूह और फिर मसावा बंदरगाह शहर पर कब्जा कर लिया। अगले 3 शताब्दियों तक मसावा या तो सीधे ऑटोमन साम्राज्य के अधीन रह गया
मक्का और मिस्र से शासन किया जाता रहा। नंबर 10, एरिट्रिया पर इटली का उपनिवेश था। 1869 में सुएज नहर के खुलने से लाल सागर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बन गया था। अफ्रीका के लिए संघर्ष के दौरान एथियोपियाई साम्राज्य के एक स्वायत्त राज्य को सफलतापूर्वक हराने के बाद इटली ने लाल सागर तट के किनारे एरिट्रिया में घुस दी। 1890 में इटली ने इतावली एरिट्रिया उपनिवेश की स्थापना की। एरिट्रिया से इटली ने एथियोपिया में कई बार घुसपैठ की, लेकिन 1896 में अदवा की लड़ाई में सम्राट मेनेलिक की सेना ने उन्हें करारी हार दी। अदीस अबाबा की संधि ने नई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थापित की और एरिट्रिया पहली बार एक स्वतंत्र क्षेत्र बन गया। एरिट्रिया को इतालवी साम्राज्य का अनमोल रत्न माना जाता था और इतावली शासन के तहत एरिट्रिया का शहरी क्षेत्र फूला फला। हजारों इतावली लोग वहां पहुंचे और अपने साथ आधुनिक कौशल लेकर आए, जिससे विनिर्माण, सड़क और रेल निर्माण को बढ़ावा मिला। 1930 के दशक के अंत तक एरिट्रिया अफ्रीका के सबसे अधिक औद्योगिकृत उपनिवेशकों में से एक था। हालांकि एरिट्रियाई लोगों की स्थितियों और शिक्षा में सुधार के लिए बहुत कम प्रयास किए गए। साथ ही एरिट्रियाई लोगों को औपनिवेशिक सेवाओं में केवल श्रमिक और सैनिक के रूप में ही नियुक्त किया गया था। नंबर 11, एरिट्रिया 1941 से 1952 तक ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रहा। 1940 में जब इटली ने धुरी शक्तियों में से एक के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया तो इतालवी पूर्वी अफ्रीका मित्र देशों के निशाने पर आ गया। 1941 में केन की लड़ाई में मित्र देशों की सेनाओं द्वारा इटालियंस की हार के बाद एरिट्रिया को ब्रिटिश सैन्य प्रशासन के अधीन कर दिया गया, जबकि एथियोपिया ने सम्राट हैले सेलासी के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। नंबर 12, एरिट्रिया पूर्व में एथियोपिया का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाले पक्ष के रूप में इटली ने एरिट्रिया पर अपने कानूनी अधिकार को त्याग दिया। पूर्व इतालवी उपनिवेश के निपटारे के संबंध में निर्णय लेने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 4 शक्तियों का एक आयोग गठित किया गया। हालांकि वार्ता असफल रही, इसलिए मामला संयुक्त राज्य महासभा को भेज दिया गया। इसी बीच चारों ओर से भूभाग से घिरे एथियोपिया ने एरिट्रिया की लाल सागर तक पहुंच पर नज़र रखते हुए पूर्व उपनिवेश को अपने कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया और दावा किया कि यह हमेशा से एथियोपिया का हिस्सा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एथियोपिया द्वारा एरिट्रिया के विलय का समर्थन किया और 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया कि एरिट्रिया 1952 से एथियोपिया का हिस्सा बन जाएगा। अपने संविधान और निर्वाचित सरकार वाले एक स्वायत्त संघीय प्रांत के रूप में लाल सागर में अमेरिकी रणनीतिक हितों और एथियोपियाई सम्राट हैले सेलासी के साथ उसने घनिष्ठ संबंधों ने एरिट्रिया के भाग्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एरिट्रिया एथियोपिया संघ के गठन से दोनों देशों का सौहार्दपूर्ण एकीकरण नहीं हो सका, क्योंकि एथियोपिया ने जल्द ही अपनी मनमानी से प्रत्यक्ष शासन थोपना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने एरिट्रिया की स्वतंत्रता की मांग और एथियोपिया द्वारा उनके स्वायत्त शासन में हस्तक्षेप के विरोध को अनसुना कर दिया। 1962 सम्राट हैले सेलासी ने एक तरफा रूप से एरिट्रिया की संसद भंग कर दी और उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नंबर 13, एरिट्रिया को 1993 में एथियोपिया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। एरिट्रिया का स्वतंत्रता संग्राम 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जिसमें एरिट्रिया पीपल्स लिबरेशन फ्रंट संघर्ष में सबसे आगे था। 1974 में एथियोपियाई सम्राट हैले सेलासी को सत्ता से बेदखल करने के बाद खुद को मार्क्सवादी सैन्य तानाशाही कहने वाली डेर्ग अम्हारिक फोर्क कमेटी ने एरिट्रिया लोगों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया। सोवियत संघ, क्यूबा और पूर्वी ब्लॉक के अन्य देशों की मदद से डेर्ग ने 1978 से 1991 के बीच एरिट्रिया पर एक भीषण युद्ध लड़ा। सौभाग्यवंश एथियोपियाई तानाशाह मेंगिस्टू हैले मारियम को सत्ता से हटा दिया गया और 1991 मई में EPLF ने एरिट्रिया में एथियोपिया की अंतिम चौकियों पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 1993 में एरिट्रिया की
अंतरिम सरकार ने एरिट्रिया की स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह कराया। 99.5% से अधिक मतदाताओं ने एरिट्रिया की पूर्ण संप्रभुता का समर्थन किया और 24 मई 1993 को एरिट्रिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। हालांकि स्वतंत्रता युद्ध ने एरिट्रिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया और बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगों और जनसंख्या विस्थापन की समस्याएं पैदा कर दी। बुनियादी ढांचे के मामले में लगभग सभी बुनियादी सेवाएं बाधित हो गईं। 30 वर्षों के युद्ध में एरिट्रिया ने 60,000 से अधिक सैनिक और लगभग 90,000 नागरिक खो दिए। नंबर 14, एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा विश्व की छठी सबसे ऊंची राजधानी है। समुद्र तल से 2325 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अस्मारा विश्व की छठी सबसे ऊंची राजधानी है। अस्मारा एरिट्रिया का वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। नंबर 15, एरिट्रिया की मुद्रा एरिट्रियाई नेक्फा है। नेक्फा का प्रचलन एरिट्रिया में 1997 से है, जब इसने एथियोपियाई भालू के प्रति चिन्ह का स्थान लिया था। यह जानना रोचक है कि एरिट्रियाई मुद्रा का नाम नाफका शहर के नाम पर रखा गया है, जहां एरिट्रियाई लोगों ने एरिट्रियाई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निर्णायक विजय प्राप्त की थी। नंबर 16, एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा अपनी आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 1930 के दशक में अस्मारा में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुआ, जिसमें उस समय की इतालवी तर्कवादी शैली को सरकारी भवनों, धार्मिक इमारतों, सिनेमा घरों और आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों पर लागू किया गया। इटली के लिए एक तरह से कहें तो अस्मारा उभरते हुए वास्तुकारों के लिए एक खाली कैनवस बन गया। नतीजन शहरों में साहसी और विलक्षण घनवादी शैली की अफ्रीकी पेंशन इमारत, तर्कवादी शैली की शिक्षा मंत्रालय और सलाम होटल, आधुनिक शैली की अस्मारा बॉलिंग एली और अभिव्यंजनवादी शैली की सिनेमा राजधानी जैसी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां मौजूद हैं, जो शहर के सुनहरे दिनों की याद दिलाती है, जब इसे ला पिकोला रोमा के नाम से जाना जाता था। अस्मारा की सबसे प्रमुख इमारत फिएट टेग्लियारो बिल्डिंग को अक्सर दुनिया का सबसे खूबसूरत पेट्रोल स्टेशन कहा जाता है। विशेष रूप से अस्मारा अपनी शानदार आर्ट डेको वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अस्मारा में आर्ट डेको वास्तुकला के कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बर्जिली सिनेमा इम्पेरो, सिनेमा रोमा, ओपेरा हाउस, विश्व बैंक भवन और सिनेमा ओडियन है। नंबर 17, एरिट्रिया में विभिन्न जातीय समूहों का विविध निवास है। एरिट्रियाई लोगों को 9 प्रमुख जातीय समूहों में वर्गीकृत किया गया है: अफार, तिग्रेमिया, तिग्रे, साहो, बिलोन, हतारेब, कनामा, नारा और रशीदा। तिग्रेमिया और तिग्रे जनसंख्या का बहुमत बनाते हैं। नंबर 18, एरिट्रिया की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। एरिट्रिया के अनूठे तथ्यों में से एक यह है कि देश के संविधान के अनुसार किसी भी आधिकारिक भाषा की घोषणा नहीं की गई है। अरबी और तिग्रेमिया की स्थानीय भाषा एरिट्रियाई सरकार की कार्यकारी भाषाएं हैं। तिग्रेमिया विभिन्न जातीय समूहों के बीच एक प्रकार की संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। नंबर 19, एरिट्रिया में कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। तिग्रेमिया के अलावा एरिट्रिया की आबादी टिग्रे, अफार, बेजा, बिलोन, कनामा, नारा और साहो भाषाएं भी बोलती हैं। नंबर 20, ईसाई धर्म और इस्लाम एरिट्रिया के 2 प्रमुख धर्म हैं। एरिट्रिया की लगभग 50 से 60% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, जबकि लगभग 35 से 50% आबादी इस्लाम का पालन करती है। लगभग सभी मुसलमान सुन्नी हैं और ईसाइयों का एक बड़ा हिस्सा ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। नंबर 21, एरिट्रिया में फुटबॉल और साइकिलिंग सबसे लोकप्रिय खेल है। अधिकांश अफ्रीकी देशों की तरह एरिट्रिया में भी फुटबॉल बेहद लोकप्रिय है। हालांकि एरिट्रिया की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम कभी भी फीफा विश्व कप या यहां तक कि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। एरिट्रिया की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को रेड सी बॉयज़ के नाम से जाना जाता है। एरिट्रिया में औपनिवेशिक काल से ही साइकिलिंग लोकप्रिय रही है। एरिट्रिया की साइकिलिंग टीम लगातार शीर्ष 2 अफ्रीकी साइकिलिंग टीमों में शुमार रहती है। नंबर 22, एरिट्रिया में केवल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आधुनिक शहर अस्मारा
एरिट्रिया का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नंबर 23, एरिट्रिया में 1993 में स्वतंत्रता के बाद से एक ही राष्ट्रपति रहे हैं। इसाइयास अफवर्की स्वतंत्रता के बाद से एरिट्रिया के एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं। रहस्यमयी अफवर्की को एक कठोर और आत्ममुग्ध तानाशाह के रूप में जाना जाता है, जिसकी राजनीतिक ताकत माओवादी विचारधारा से उपजी है, जिसे एरिट्रिया के 30 साल के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और भी परिष्कृत किया गया था। अफवर्की के शासनकाल में एरिट्रिया में कभी चुनाव नहीं हुए और देश गरीबी और दमन से डूबा रहा। उन पर तानाशाही के आरोप लगे हैं और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किए गए हैं। नंबर 24, एरिट्रिया में केवल एक ही राजनीतिक दल है। यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन दुख की बात है कि यह एक्चुअली में सच है। एरिट्रिया का एकमात्र वैध राजनीतिक दल पीपल्स फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस है। PDFJ देश के राजनीतिक जीवन पर पूर्ण प्रभुत्व रखता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से दूर कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। नंबर 25, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में एरिट्रिया दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र देशों में से एक है। एरिट्रिया दुनिया के सबसे अधिक सेंसरशिप वाले देशों में से एक है और प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में लगातार निचले 3 देशों में शुमार रहता है। राष्ट्रपति इसाइयास अफवर्की के शासन में देश में कोई विधायिका नहीं है, कोई स्वतंत्र नागरिक समाज संगठन या मीडिया संस्थान नहीं है और न ही कोई स्वतंत्र न्यायपालिका है। सत्ताधारी शासन के जासूस सूचनाओं और संचार के प्रभार पर कड़ी निगरानी रखते हैं। सरकार के कथनों से अलग कोई भी राय, विचार, कथन और बातचीत देश की कुख्यात भीड़भाड़ वाली जेलों में गिरफ्तारी, हिरासत और यातना का कारण बन सकती है। नंबर 26, एरिट्रिया में अनिवार्य सैन्य सेना अनिश्चितकालीन है। एरिट्रिया में सेना में भर्ती अनिवार्य है और 2002 से सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार की राष्ट्रीय सेवा अनिश्चितकालीन है। केवल विवाहित और बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं, साथ ही सबसे बीमार, विकलांग या प्रभावशाली लोग ही सेवा मुक्त होने की उम्मीद कर सकते हैं। सरकार भर्ती किए गए सैनिकों को सैन्य ड्यूटी पर लगाती है, लेकिन कई सैनिकों को सिविल सेवा की नौकरियों या कृषि या निर्माण परियोजनाओं में काम पर लगाया जाता है। भर्ती किए गए सैनिक अक्सर सप्ताह में 70 घंटे से अधिक समय तक बेहद कठिन परिस्थितियों में अपर्याप्त भोजन के साथ काम करते हैं और उन्हें नाम मात्र का वेतन मिलता है। उन्हें यह कहने का भी अधिकार नहीं है कि उन्हें कहाँ तैनात किया जाएगा या उनकी तैनाती की अवधि क्या होगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एरिट्रिया की कठोर सैन्य सेवा प्रथाएं दास श्रम के समान हैं। इसी कारण से एरिट्रिया को कभी कभी अफ्रीका का उत्तर कोरिया कहा जाता है। इस डर से कि नागरिक इस भाग्य को स्वीकार करने के बजाय भाग जाएंगे, एरिट्रिया सरकार एक निकास परमिट लागू करती है जो भर्ती किए गए सैनिकों को शायद ही कभी दिया जाता है। परिणाम स्वरूप एरिट्रिया में जारी मानवाधिकार संकट के कारण बड़ी संख्या में एरिट्रियाई नागरिक निर्वासन में जाने को मजबूर हैं, जिनमें से कई बच्चे और युवा अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। नंबर 27, एरिट्रिया का एथियोपिया के साथ 2 दशकों से सीमा विवाद चल रहा था। एरिट्रिया की स्वतंत्रता के बाद एथियोपिया के साथ संबंध शुरू में अच्छे थे और एरिट्रिया के लाल सागर बंदरगाह अस्साब और मसावा एथियोपिया के लिए निःशुल्क खुले रहे। हालांकि 1998 में दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से बिगड़ गए जब बादमी गांव के आसपास का सीमा विवाद हिंसा में बदल गया। मई 1998 से जून 2000 तक चले इस संघर्ष में दोनों पक्षों के लगभग 70,000 लोगों की जान गई। सीमा संघर्ष ने एरिट्रिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया क्योंकि इसमें करोड़ों डॉलर का खर्चा आ गया। जुलाई 2018 में एरिट्रिया और एथियोपिया के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक न युद्ध न शांति की स्थिति बनी रही, जिसने औपचारिक रूप से 1998 से 2000 के युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने अपनी सीमाएं फिर से खोल दी और संचार एवं परिवहन संबंध
पुनः स्थापित कर लिए। नंबर 28, अरबी ऊँट एरिट्रिया का राष्ट्र पशु है। अरबी ऊँट ऊँटों की तीनों प्रजातियों में सबसे लंबा होता है और इसमें केवल एक कूबड़ होता है। इसे ड्रोमेड्री भी कहा जाता है और यह एरिट्रिया के राष्ट्रीय प्रतीक में भी चित्रित है, जिसमें मुख्य रूप से जैतून की माला से घिरा एक ऊँट दर्शाया गया है। नंबर 29, एरिट्रिया LGBT के प्रति बिल्कुल भी मित्रवत नहीं है। एरिट्रिया में पुरुष और महिला दोनों के बीच समलैंगिक यौन संबंध अवैध है। समलैंगिक कृत्यों के लिए 3 साल तक की कैद या मृत्युदंड दिया जा सकता है। मारपीट और यातना भी सहन की जाती है। नंबर 30, एरिट्रिया ने सिर्फ एक ओलंपिक पदक जीता है। एरिट्रिया ने पहली बार 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। देश का पहला और एकमात्र ओलंपिक पदक 2004 में एथेंस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आया, जब ज़ेर सेनाए तादिज़ ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। नंबर 31, एरिट्रिया का राष्ट्रीय व्यंजन ज़िगमी है। ज़िगमी मूल रूप से एक मसालेदार स्टू है, जिसमें कटे हुए मांस, ज़्यादातर गौ मांस या भेड़ का मांस, प्याज, लहसुन, टमाटर और टमाटर का पेस्ट होता है। ज़िगमी को पारंपरिक रूप से इंजेरा के साथ खाया जाता है, जो एक नरम स्पंजी खमीर से बनी रोटी होती है। नंबर 32, एरिट्रिया में दाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है। एरिट्रिया में यातायात सड़क के दाईं ओर चलता है, यानी लोग दाईं लेन में गाड़ी चलाते हैं और बाईं ओर से ओवरटेक करते हैं। सामने से आने वाला वाहन बाईं ओर से आता है। वीडियो में आखिरी तक रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।